नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में जेट स्ट्रीम एंड इट्स ओरिजिन के बारे में समझेंगे। यानी कि जेट स्ट्रीम और इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, ये क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 26 है, जो कि क्लास 27 है। इससे पहले 26 क्लासें हो चुकी हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई हैं। आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। साथियों, ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके पूरे पीडीएफ को बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। और ये क्लास बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम को समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो क्लास 11th की बुक है, यानी कि एक तरीके से भौतिक भूगोल का एक मतलब भौतिक भूगोल की एक क्लास 11th की बुक है, जो कि एनसीईआरटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं इंग्लिश मीडियम में इसको फॉलो कर रहा हूँ। साथ में फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह के जो नोट्स हैं, इसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब दोनों जो बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये दोनों ही बुक को मैं अपने इस कंटेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जेट स्ट्रीम को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों को हमें समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा साथियों कि जेट स्ट्रीम है क्या। व्हाट आर, यानी कि एक तरीके से जो जेट स्ट्रीम है, ये होती क्या है, ये है क्या। क्लियर, क्या है जेट स्ट्रीम। दूसरा, इसकी हम ओरिजिन पर बात करेंगे आज। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, और साथियों, इसके हम टाइप्स को देखेंगे, टाइप्स व इम्पैक्ट को देखेंगे, प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, आज सारी बातें तो इस पे नहीं हो सकती, यानी कि एक तरीके से प्रकार इनके कितने हैं, और भारतीय मानसून या हमारे क्लाइमेट पर, वर्ल्ड के क्लाइमेट पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। अब आज की क्लास में तो हम जेट स्ट्रीम है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, अगर आप यहां पर देखिए, जेट स्ट्रीम टाइप्स एंड इफेक्ट। तो ये देख रहे हैं आप, हमारी जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर सर्पिला के आकार के, सर्पिल जैसे सांप लिपटा हुआ है। साथियों, ये देखिए, ये जेट स्ट्रीम है। साथियों, ये देखिए, जेट स्ट्रीम है। ऐसे सदर्न हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में भी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती रहती है। इसे हम पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं, ध्रुवीय जेट धारा के नाम से पुकारते हैं। ध्रुवीय जेट धारा, ध्रुवीय जेट धारा के नाम से पुकारते हैं। और इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, जेट धारा। बात समझ रहे हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट। ऐसे ही उपोष्ण कटिबंधीय जेट ये भी है, और ध्रुवीय जेट ये भी है। तो ये जो सर्पीला के आकार के, मतलब एक विसर्पाकार स्नेक जैसे लिपटे हुए हमारी पृथ्वी पर एक स्फेरिकल वे में जो चक्कर लगाते हैं, अगर आप इसका हम आपको दिखाएं तो ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, समझ रहे हैं, ये इसी तरीके से ये मूवमेंट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर, ये देखिए इनका मूवमेंट किस तरीके से है। ये बात समझ रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर मूव कर रहे हैं। ये देखिए, जट धारा चल रही है, ये जट धारा चल रही है। तो अब ये होती क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, इसमें जो जट धारा है, इसके बारे में कहा यह जाता है, कैसे उत्पत्ति होती, एक एक करके सब पर हम बात करेंगे। इसके बारे में कहा जा रहा है साथियों, ये स्ट्रॉन्ग विंड है। कैसी विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड है, समझ रहे हैं। और ये कहां पर चलती हैं, एट हाई पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लो, विच ब्लो एट
हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेयर। साथियों ये कैसी विंड है? ये एक तरीके से मजबूत विंड है, यानी कि बहुत ही मजबूत हवाएं हैं, जो कि क्या, विच ब्लो एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि वायुमंडल में जो कि वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मजबूत हवाएं। साथियों यदि इसकी ऊंचाई देखा जाए, ऊंचाई की जब हम बात करें, तो ये समझिए 8 to 11 किलोमीटर, 8 से 11 किलोमीटर की ये एक तरीके से ऊंचाई पर ये प्रवाहित होती है। अब मजबूत हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड, इनकी स्पीड जानते हैं, 250 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है, 250 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? और साथियों ये क्या है, दीज बैंड्स जो होते हैं, यानी कि दीज विंड बैंड, विंड बैंड मतलब ये जो आप देख रहे हो विंड, ये 3D है, कोई स्ट्रिप नहीं है, ये 3D है। इसमें लंबाई भी होती है, इसमें मतलब ये जो विंड अगर आप उठा के देखोगे तो इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि आप कह सकते हैं दीज विंड्स थाउजेंड्स माइल लॉन्ग, 1000 माइल लॉन्ग एंड 100 माइल वाइड, चौड़ी। मतलब साथियों ये 1000 मील तक लंबी है। कैसी है भाई? लंबी है। और क्या है? 1000 माइल तक चौड़ी है। 1000 माइल तक क्या है भाई? चौड़ी। ये समझ पा रहे हो आप? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखा जाए तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी आपको मिल जाएगी। यानी कि साथियों अगर हम इसकी बात करें तो ये समझिए कुछ इस तरीके से इनका मूवमेंट है। ये है, समझ रहे? यानी कि इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है। और ये हमारी पृथ्वी पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो चल कैसे रही है? ये चल का मूवमेंट जैसे हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, ये ऐसे मूव कर रही है हमारी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर सरकम पोलर वे में मूव कर रही है। ऐसे यहां भी, अभी तो मैंने आपको दिखाया ये ऐसे। साउथ पार्ट में भी मिएंडरिंग करते हुए, जैसे नदियां मिएंडरिंग करती हैं, वो सर्पाकार पथ अपनाती हैं, वैसे ही इनका ये है। और इनको देखोगे तो 3D तरीके से इसमें लंबाई, इनमें लंबाई भी है, इनमें चौड़ाई भी है। समझ रहे? मतलब ये तो लंबाई हो गया अगर देखा जाए, और ये देखिए हाइट, यानी कि एक तरीके से ये तो चौड़ी है, 3D वे में है ये आपकी ऊंचाई हो गई ऐसे, और ये देखिए ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी पूरी लेंथ। देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई ये है और इसकी चौड़ाई, ये क्या है? ब्रेथ। और ये जो आप देख रहे हैं ये हाइट है, हाइट। और ये क्या है? इसकी लेंथ है, लेंथ। ये बात समझ पा रहे हो? तो लेंथ है। क्लियर? बताएं। तो आप ये देख रहे हैं जेट स्ट्रीम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है, विद्यमान है। साथियों ये मियंडरिंग करती है। मियंडरिंग आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, आपको डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। यहां चाहे तो ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप,
अभी अब कुछ क्या लिखा हुआ है अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी बस ये देखिए किस तरीके से इनका मूवमेंट चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से इनका मूवमेंट चल रहा है हमारी पूरी पृथ्वी पर। क्लियर? हमारी पूरी पृथ्वी पर ये कैसे मूवमेंट चल रहा है। और साथियों ये बनती कहाँ है और कैसे बन जाती है। तो आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया होगा साथियों, पोलर सेल, हेडली सेल, फेरल सेल। ये देखिए आप जब मतलब एक तरीके से विंड सर्कुलेशन परमानेंट जेट पढ़े होंगे तो आपको यहां एक डायग्राम है। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, इसे हम पोलर, ये पोलर सेल है। कौन सा सेल है भाई? पोलर सेल। ये देखिए ये सब पोलर सेल है। ये वाली जो सेल आप देख रहे हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम फेरल सेल के नाम से जानते हैं, फेरल सेल। और ये वाली जो सेल बनी हुई है इसे हेडली सेल के नाम से हम पुकारते हैं। ये देखिए लिखा भी है हेडली सेल, हेडली सेल। ये परमानेंट विंड, जहां हम चैप्टर पढ़ाए हैं परमानेंट विंड, वहां पर इन त्रिकोशीय को आप समझ सकते हैं किस तरीके से पोलर सेल बनती है, फेरल सेल बनती है, हेडली सेल। अगर ये हम बताने लगे तो पूरा वीडियो इसी पे खत्म हो जाएगा कि ये पोलर सेल, फेरल सेल, हेडली सेल होते क्या है। बस ये समझिए अभी के लिए, अगर नहीं पढ़े हैं, तो हमारी पृथ्वी पर ये कुछ हवाएं इस तरीके से घूमती रहती हैं। अब अगर हम, ये डायग्राम एक होगा, हम्म, शायद यहाँ मिल जाए ये वाला। ये भी नहीं है। खैर, अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी बेटा पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर समझिएगा ये 90 डिग्री, ये 60 से 65 डिग्री, यहां जाएंगे 30 से 35 डिग्री, यहां जाएंगे 0 से 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। यहां पर विंड यूं चलती हैं और यूं आती हैं, फिर यूं चलती हैं यूं आती हैं, इस तरीके से सर्कुलेशन बना रहता है। समझ रहे हैं? यहां से विंड यूं चलती हैं और यूं आती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? यहां पर अगर देखोगे तो ऐसे विंड चलती हैं और यूं आती हैं। तो हमने क्या बोला? ये आपकी कौन सी सेल है बेटा? ये जो सेल है इसे हम बोल सकते हैं पोलार सेल, और ये जो सेल है इसे हम बोलते हैं फेरल सेल, और ये कौन सी सेल है? हेडली सेल। आप वहां परमानेंट विंड में इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कैसे ये बनती हैं। अब यहां पर हम इसको नहीं बता सकते कि कैसे ये बनती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये साहब बनती जो है एक तरीके से जो आपकी जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम यहां पर बनती है। ये देखिए यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, यहां पर एक वैक्यूम का मतलब यहां पर कुछ विंड छूट रही है। यानी कि साथियों जो हेडली सेल है, फेरल सेल है, इनके बीच में अपर एटमॉस्फेयर में ये जेट का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही पोलर और फेरल सेल के बीच में अपर एटमॉस्फेयर, नीचे नहीं अपर एटमॉस्फेयर में एक जेट का निर्माण हो रहा है। इस जेट को हम कहते हैं पोलार जेट, पोलार जेट। और साहब इस जेट को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट। वैसे इस जेट की जब खोज हुई थी तो जापान पर बॉम्ब गिराए जा रहे थे, हिरोशिमा नागासाकी शहर पर जब अमेरिका के द्वारा बमबारी की जा रही थी, तो इन जेट स्ट्रीम के बारे में पता चला, क्योंकि बम हिरोशिमा पर गिरा रहे थे लेकिन वहां पर डायरेक्ट निशाना लग नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए अब जैसे यहां से आपने इस जहाज से बम को छोड़ा, लेकिन साथियों यदि कोई विंड है जो कि यहां से इस तरीके से फ्लो हो रही है, क्या ये बॉम्ब यहां पर गिरेगा? यहां पर गिरेगा? ये तो पीछे चला जाएगा ना, ये तो पीछे चला जाएगा।
क्योंकि ये विंड का प्रभाव बीच में है। तो उन्होंने समझा, तब जाके ये खोज हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। ये बीच में ऐसी कौन सी विंड है जो कि बम के निशाने पर नहीं लगने दे रही, तब जाके इन जेट की खोज हुई है। ये तो जेट की खोज के बारे में बात करी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इनकी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई। समझ रहे? अब यहां पर समझिए, पोलार जेट, सब ट्रॉपिकल जेट, ऐसे सदर्न हेमीस्फीयर में भी, ये तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, ऐसे सदर्न हेमीस्फीयर में भी आपको सब ट्रॉपिकल जेट और पोलर जेट मिल जाएंगे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन सर ये बताइए, और देखो यहां पर ये डायग्राम आपको बहुत समझने में थोड़ा मदद करेगा। एक मिनट, बस सीधे सारे डायग्राम खोल दूं तो बेटर रहेगा समझने में। हाँ, ये वाला डायग्राम तो देखिए, ये आप समझ पाए, पोलर सेल और टेम्परेट एयर, इसे ट्रॉपिकल एयर, इसे कौन सी सेल बोलते हैं भाई? इसे कौन सी सेल बोलते हैं? तो ये पोलार जेट जो है, यहां बात समझिएगा, पोलार जेट, ये देखिए पोलार जेट स्ट्रीम, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कौन सी सेल है? पोलर सेल है। साथियों ये पोलर सेल है। ये कौन सी सेल है? फेरल सेल है। और ये कौन सी है? हेडली सेल है। हेडली सेल है। ये बात समझ में है? तो आप समझिए, फेरल और हेडली सेल और पोलर और फेरल सेल के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में पोलर जेट बन रही है, और ये सब ट्रॉपिकल जेट बन रही है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि इनकी क्या लंबाइयां हैं, क्या चौड़ाइयां हैं। हम्म, ये देखिए, क्या मैंने बताया? स्ट्रॉन्ग विंड है विच ब्लो एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर, मजबूत हवाएं हैं जो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं। दीज विंड्स 100 माइल लॉन्ग एंड 100 माइल वाइड। दूसरा देखिए, क्या हमने कहा? इसमें साथियों ये 3D है। 3D का मतलब समझते हो? इसमें हाइट भी है, इसमें साथियों ब्रेथ भी है, इसमें हाइट है, ब्रेथ है, और लेंथ आपको दिख रही है। बात समझ रहे हैं? ये पाइप जैसे हैं, ये पाइप जैसे मूवमेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पतली स्ट्रिप है, पतली सी पट्टी है ना। ये समझिए, इस ये जो चल रही हैं, इसमें लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है। 3D में ये मूव कर रही है, पूरी हमारे पृथ्वी पर सरकम अर्थ है ये। बात समझ पा रहे हो? तो यहां क्लियर, ये चीज तो एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, ये किस तरीके से इनका मूवमेंट चल रहा है। यहां तक तो क्लियर। अब साथियों यहां पर हम ये कह रहे हैं, ये बन कहा रही हैं, मैं बार बार उस चीज को डिनोट कर रहा हूं ताकि क्लियर रहे, पोलर जेट और ये सब ट्रॉपिकल। ठीक है सर जी, आपने बताया पोलर जेट यहां बन रहा है, सब ट्रॉपिकल जेट बन रहा है यहां, तो ये बन क्यों रहा है? अब इसको हम समझेंगे, ये बन क्यों रहा है। देखिए साथियों, होता क्या है, ये फेरल सेल पे हवा यहां पर नीचे बैठ रही है, ऊपर से हवा नीचे बैठ रही है, यहां भी हवा नीचे बैठ रही है। तो सारी हवा, क्या आपको लगता है नीचे बैठ जाएगी? क्योंकि देखो ये कैसी हवा है, ये जो वाली हवा है, ये ध्यान दो, ये वाली हवा कैसी है साथियों? ये हवा जो है, एक तरीके से देखा जाए ये वाली हवा गर्म है, क्योंकि ट्रॉपिकल के पास में ये वाली हवा ठंडी है। तो यहां हवा का एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधी हवाएं हैं, ये थोड़ी सी ठंडी होंगी और ये गर्म हवाएं हैं। गर्म हवा ठंडी हवा से बिल्कुल मिक्सअप नहीं हो जाती। जब ये हवाएं बैठती हैं तो सारी विंड बैठती नहीं, कुछ हवाएं यहां पर वैक्यूम, मतलब एक वैक्यूल क्रिएट करती हैं। वैक्यूल का मतलब यहां पर कुछ हवाएं बची रहती हैं। ऐसे ही साथियों, जब हवा पोलर सेल से ऊपर की ओर जाती है, ये ध्यान दीजिए, इस तरीके से मूव करती है, ऐसे इस इलाके से जाती है और इधर मूव करती है। तो आप देख रहे हैं, ये पोलर सेल, और मतलब पोलर सेल, ये कुछ ना कुछ ठंडी हवा होगी, और ये कैसी होगी? गर्म हवा होगी। तो ठंड गर्म इधर जा रही, ठंडी इधर। मैंने क्या कहा, गर्म ठंडी जल्दी मिलती नहीं है, ये एक दूसरे से मिल रही। तो क्या आपको लगता है सारी हवा जब ऊपर उठी होगी, सारी हवा जो ऊपर उठी होगी, इधर मुड़ गई और इधर मुड़ गई? क्या आपको लगता है सारी हवाएं में कुछ हवाओं पर जो इंपैक्ट होगा, इधर का लो प्रेशर, क्योंकि इधर हवा क्यों आ रही है? क्योंकि इधर लो प्रेशर होगा तभी तो आ रही है।
अब सभी हवाओं पर क्या लो प्रेशर इसका खिंचाव बल उत्पन्न कर पाएगा? क्या ये पूरी हवाओं को, ये पूरी हवा को पूरा लो प्रेशर इधर खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। कुछ हवाएं यहां पर बची रहेंगी। ठीक है सर जी। कुछ हवाएं जो यहां बची रही, यहां बची रही, ये क्या करती हैं? बेटा ये अर्थ के डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो अर्थ किधर से किधर मूव करती है? आप बताओ, अर्थ किधर से किधर मूव करती है? अर्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट, ये देख लो। वेस्ट से ईस्ट ईस्ट मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है। तो ये भी वेस्ट से ईस्ट मूव करने लगती हैं। ये भी पश्चिम से पूरब मूव करने लगती हैं। देख लो यार, देखिए, पश्चिम से पूरब मूव करने लगती हैं। इसमें लंबाइयां भी हैं, चौड़ाइयां भी हैं, ऊंचाइयां भी हैं। ये 3D है। बात समझ रहे हैं? और कैसी होती है, कैसे मूव करती है? मिएंडरिंग करती है। सर ये मिएंडरिंग का क्या हिसाब किताब है? मिएंडरिंग का क्या हिसाब किताब है? ये विसर्पाकार पथ क्यों अपनाती है? तो इसका जो विसर्पण होता है, ये भी 3D होता है। मतलब हॉरिजेंटल भी होता है, हॉरिजेंटल भी होता है, और साथियों वर्टिकल भी होता है, क्षैतिज होता है, और ऊर्ध्वाधर भी होता है। आप एक ही तरफ से देख पाओगे ना, 3D अब बना नहीं सकते। तो आप अभी क्षैतिज देख रहे हो, जैसे लग रहा है ये किधर जा रही है, ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर की ओर आ रही है, और ये इक्वेटर से दूर जा रही है। आप यहां पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर जा रही है, ये देखिए आप, ये मतलब एक बार इक्वेटर के पास में आ रही, इक्वेटर से दूर जा रही। लेकिन साथियों, ये तो हॉरिजेंटल मियंडरिंग है, हॉरिजेंटल मियंडरिंग है। ये ऊपर नीचे भी होती है, ऊपर नीचे। आप क्या देख रहे हो? केवल एक साइड का। ये पृथ्वी के नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है, मतलब ऊंचाई पर भी चलती है और नीचे भी चलती है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हवाई जहाज कभी ऊपर कभी नीचे। और ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग भी अपनाती है। तो इसका क्या कारण है? साथियों, जो वर्टिकल मिएंडरिंग की बात करें, तो इसके लिए दो ही मेजर फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, समझ रहे? और दूसरा क्या है? बायोएंसी, बायोएंसी, उत्प्लावन, आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल, उत्प्लावन बल। यानी कि ग्रेविटी कभी ज्यादा होती है तो वो नीचे की ओर आती है, ग्रेविटी कम होती है तो ऊपर ही रहती है। बायोएंसी, बायोएंसी का मतलब हवा का ऊपर नीचे होना, हवा का मूवमेंट, हाई प्रेशर। अगर नीचे हाई प्रेशर है तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर आएगी। लो प्रेशर, कहीं साइक्लोन बन रहे हैं तो ऊपर जाएगी। बात समझ पा रहे हो? नीचे साइक्लोन बन रहे हैं, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हवा नीचे से ऊपर जा रही है तो इनको ऊपर उठा देगी, नीचे आ जाएगी, बायोएंसी। हॉरिजेंटल मीएंडरिंग क्यों होती है? हॉरिजेंटल, क्षैतिज विसर्पण क्यों होता है? क्षैतिज विसर्पण यानी कि एक तरीके से कभी इक्वेटर के पास की ओर, कभी इक्वेटर से दूर। ये बात समझ पा रहे हो? ये क्यों होता है? क्योंकि साथियों प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग भी होती है। जैसे आप, अगर देखा जाए, तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं, इसके डायग्राम के लिए यदि समझा जाए क्या है इसका मेन कारण, तो मैंने आपको एक बार बताया था, चाहे तो शायद यहां मिल जाए। हाँ, साथियों ये जो बेल्ट बनते हैं 30 डिग्री पर, मतलब एक मिनट, सारा हो कैसे रहा है, ये देखिए। मैंने आपको याद करिए थर्मल बेल्ट बताए होंगे। ये देखिए, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल कनेक्टेड है, तभी आप समझ पाएंगे। ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है। कैसे बना? आप जाके थर्मल बेल्ट में देख लीजिए, तभी ये समझ पाओगे। ये 30 से 35 वाली बेल्ट है, तो इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे हम क्या कहते हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहां क्या है भाई?
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब साथियों, चूंकि सूर्य की अपेरेंट शिफ्टिंग, सूर्य की किरणें ऊपर और नीचे होती रहती हैं, सूर्य नहीं होता, सूर्य की किरणें कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, मकर रेखा। तो साथियों, थर्मल बेल्ट भी ऊपर नीचे खिसकती है, मैंने वहां बताया है। अब जब थर्मल बेल्ट ऊपर नीचे खिसक रही है तो प्रेशर बेल्ट भी ऊपर नीचे खिसकती है, प्रेशर बेल्ट भी ऊपर नीचे खिसकती है। ऐसे में साथियों, ये जो मियंडरिंग आप देख रहे हैं, ये भी कभी आप भाई ये कहां बन रही हैं, ये बन कहां रही हैं? फेरल सेल और फेर आप देखेंगे यहां। हम्म, बन कहां रही है? आप देखो ना, इनके बीच में बन रही है। अच्छा ये बताओ, जब पोलर सेल और फेरल सेल नीचे खिसक जाएगा तो ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये नीचे की ओर आएंगे, और जब फेरल सेल और हेडली सेल नीचे की ओर खिसेगा तो ये भी नीचे की ओर आएंगे। ऐसे जब ऊपर की ओर जाएंगी तो ऊपर, यानी कि सूर्य देव ही हैं जिनकी अपरेंट शिफ्टिंग ऊपर नीचे हो रही है, जिसके कारण थर्मल बेल्ट खिसके, प्रेशर बेल्ट खिसके, प्रेशर बेल्ट खिसके, तो ये भैया पोलर सेल और फेरल सेल भी तो ऊपर नीचे होंगे। ये तभी समझ पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जब पिछली क्लास आपने किया हो। बात समझ पा रहे? फेरल सेल और हेडली सेल अगर खिसक गए ऊपर नीचे, तो भैया ये जेट है ये भी तो ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी? साथ में ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है। अब जियोस्ट्रॉफिक विंड है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। ये जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है, भू विक्षेपी पवनें कौन सी हैं? तो बस ये समझ जाओ, जियोस्ट्रॉफिक विंड जेट स्ट्रीम होती है, एग्जाम्पल है इसका जेट स्ट्रीम का, क्योंकि बहुत तेजी से अपर एयर में पश्चिम से पूरब चलती है। ये बात समझ रहे हैं? इसीलिए इन्हें जियोस्ट्रॉफिक यानी कि भू विक्षेपी पवनें भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसके लिए अलग वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि इसमें समझाएंगे तो वो चीजें वीडियो लंबा भी हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा। जेट धारा, बात समझ रहे हैं? तो ये जेट बनी क्यों, मैंने बताया। मूव क्यों कर रही हैं, वो भी मैंने बताया, वो भी मेनली बताया मैंने। मियंडरिंग क्यों कर रही हैं, मैंने बताया आपको। साथ में साथियों, अब इनके लिए एक टर्म यूज होता है, दीज आर रॉसबी वेव्स, यानी कि रॉसबी वेव्स। रॉसबी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। रॉसबी वेव मतलब रॉसबी के द्वारा ही इनकी मियंडरिंग के बारे में बताया गया। रॉसबी वेव यानी कि मियंडरिंग वेव। क्या है बे? मियंडरिंग वेव। कहा जाए, क्या जेट स्ट्रीम रॉसबी वेव है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये मियंडरिंग करती है, क्योंकि ये विसर्पाकार पथ अपनाती है, विसर्पाकार पथ अपनाती है साहब। ये कैसे कैसे, मतलब किस तरीके का वो करती हैं? मैंने कहा लिखा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। मैंने अभी यहां पर वर्ड यूज किए एक तरीके से। चलिए, तो एक तरीके से मैंने बोला आपसे, ये जो जेट है दो प्रकार की मियंडरिंग कर रहे हैं, या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी कि एक क्षैतिज हॉरिजेंटल मियंडरिंग हो रही है और एक वर्टिकल मियंडरिंग हो रही है। दोनों का मेन कारण क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। क्या है मेन कारण? जब वर्टिकल मियंडरिंग हो तो इसमें बायोएंसी लग रही है, उत्प्लावन बल लग रहा है और ग्रेविटी लग रही है। और दूसरी अगर हम बात करें कि ये क्षैतिज क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा प्रेशर बेल्ट की ऊपर नीचे शिफ्टिंग होगा। ये बात समझ पा रहे हो? प्रेशर बेल्ट की ऊपर नीचे शिफ्टिंग होगा, इसी कारण ये एक तरीके से मियंडरिंग कर रही है।
ये देखिए, यही चीज मैंने बताया, यानी कि प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट होना। प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग मेन फिनोमेना, हॉरिजेंटल मियंडरिंग होने का। बात समझ रहे हैं? तो ये आपने देख लिया वर्टिकल, और साथ में मैंने क्या बोला, दीज आर रॉसबी वेव्स। क्या है भाई? रॉसबी वेव्स है। रॉसबी क्यों? क्योंकि रॉसबी ने ही पता लगाया था कि ये मियंडरिंग करती है, तो ये मियंडरिंग वेव है। ये बात कल। और एक जो मैंने बोला जियोस्ट्रॉफिक विंड है, ये जियोस्ट्रॉफिक क्या होता है, ये अलग से एक मैं जियोस्ट्रॉफिक विंड में बताऊंगा, वहां पर बताऊंगा जियोस्ट्रॉफिक विंड क्यों है ये जेट स्ट्रीम। तो यहां तो अभी आपने ओरिजिन को सीख लिया, समझ रहे हैं? अब जेट कितने प्रकार के होते हैं साहब, अगर हम टाइप पे आ जाएं, अगर हम टाइप पर आ जाएं, टाइप्स, तो ये ध्यान में रखिए, जेट साहब तीन प्रकार, मतलब प्रमुख दो प्रकार के हैं। जेट कितने टाइप के हैं? तो जेट दो टाइप के हैं। एक को हम बोलते हैं परमानेंट जेट, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराइएगा नहीं। स्थाई जेट धारा, एक होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी जेट, यानी कि एक तरीके से अस्थाई जेट धारा। जो स्थाई जेट धारा है, स्थाई जेट धारा, परमानेंट जेट, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, स्थाई जेट धारा या परमानेंट जेट, ये दो टाइप की है जो कि आपके सामने लिखा है। नंबर एक, पोलर जेट। दूसरा, सब ट्रॉपिकल जेट। और साथियों, यहां पर जब अस्थाई जेट की बात करेंगे तो हम इसको कहेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और सोमाली जेट। क्या होती हैं अगली क्लास में। सोमाली जेट धारा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा, साथ में ध्रुवीय जेट धारा, और यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा। तो परमानेंट जेट और टेम्परेरी जेट, ये बात क्लियर हुआ। अस्थाई जेट धारा और स्थाई जेट धारा, ये दो टाइप की हो गई, अस्थाई वाली। और ये देखिए परमानेंट भी दो टाइप की आपको दिख गई। ये क्या होती है इसके बारे में बात करें। आज बेसिकली हमने किस पर बात किया? आज हमने बेसिकली बात किया कि जेट होती क्या है। तो हमने बताया मजबूत हवाएं जो कि वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं, 8 से 11 किलोमीटर। उनकी स्पीड की देखा जाए तो गणना की गई है 250 किलोमीटर पर आवर। दीज विंड्स आर 1000 माइल लॉन्ग एंड 100 माइल्स वाइड, चौड़ी भी है लंबी भी है। दूसरा हमने ये बोला कि साहब इनमें 3D मतलब एक तरीके से है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है। दूसरा हमने टाइप पर बात कर ली। और तीसरा हमने ओरिजिन पर भी हमने बात किया कि ये कैसे ओरिजिनेट हो रही है, ये यहां पर, ये बन कैसे रही है और कहां पर बनती है, जहां पर कॉन्ट्रास्ट एयर मास पाया जाए। कॉन्ट्रास्ट एयर मास बोले तो विरोधी एयर मास, विरोधी वायु धाराएं। ये देखिए, ये पोलर सेल वाली थी, ये ठंडी थी, ये गर्म थी,
कभी एक दूसरे से बिल्कुल मिक्सअप नहीं हुई। यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये ठंडी थी क्योंकि पोल की ओर है, ये गर्मी थी तो इसलिए मिक्सअप नहीं हुई। अच्छा ये भी तो है, ये देख, लेकिन ये दोनों ही गर्म हैं, ये दोनों ही गर्म हैं, इसलिए यहां पर ये देख लिए, ये पूरी की पूरी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। साथ में यहां कोरियालिस बल भी नहीं पाया जाता जो कि इसे पश्चिम से पूरब की ओर लेके जाए, ये भी एक रीजन है। कोरियालिस बल का जेट से क्या रिलेशन है, भूविक्षेपी पवनें क्या है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। रॉस मतलब ये रोसबी तो समझ गए, ये जियोस्ट्रॉफिक क्यों कहलाती हैं, इसके बारे में अलग से एक क्लास हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, जेट धाराओं के प्रकार को समझेंगे, और हो सकता है उसमें भू विक्षेपी पौने या अलग से एक वीडियो भू विक्षेपी पौनों पर हम करके समझें उसे, और इसका क्या प्रभाव है ये अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।